नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो क्लास में से आपका अगला क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया ताकि उनके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन उनको देखने मिल जाए। और उनके अलावा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके साथ साथ सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया हर किसी के में पॉलिटी कॉमन है सिलेबस में, और पॉलिटी और संविधान जब कॉमन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, और पढ़ना है तो यहाँ से पढ़िए, क्योंकि यही से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्योंकि आजकल एग्जाम का सैद्धांतिक ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक पक्ष पूछता है, और हम व्यवहारिक तरीके से हमारे टॉपिक को पढ़ते चल रहे हैं। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको ये बात आभास हुआ होगा कि हम हर एक टॉपिक को उसके व्यवहारिक आयाम में जाकर के पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न में बन रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो नंबर 29 में भाग 5 जो संघ सरकार है, देखिए अभी तक भाग 5 ही चल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री आज हमें पढ़ना है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री में पढ़ना है। भारत के प्रधानमंत्री किसी एक वीडियो में समाप्त नहीं हो सकते। आप यहाँ पे थोड़ी बेसिक जानकारी इनकी लेंगे, फिर जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा तो जहाँ जहाँ इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद आएंगे वहाँ पे वो अनुच्छेद डील हो जाएंगे, क्योंकि उसको भी यहाँ पे सबको यही पे आकर पढ़ा दिया जाए, फिर वहाँ फिर उसको पढ़ाया जाए तो बेमतलब वो रिपीटिशन होगा और पूरे संविधान के अनुच्छेद आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आपके माइंड में स्थिरता के साथ कम कम करके बूंद बूंद से घड़ा भरने वाले कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ा रहे हैं, उसी सिद्धांत पे आप पढ़ते चलिए तो आपको जरूर ही सफलता हासिल होगी। आइए क्लास की ओर हम आते हैं। आपको पता है सर कि संविधान 22 भाग है, उस 22 भागों में 395 अनुच्छेद है, तो इन 22 भागों का नाम मैं आपको याद करवाऊंगा, मगर लास्ट में हम रिवीजन करेंगे इन 22 भागों के नाम, इन 22 भाग, उनके नाम, उसके अनुच्छेद। इसको वहाँ आपको पता ही, लास्ट क्लास में भी हम लास्ट क्लास में रिवीजन किए थे, इस समय भी हम इसको लास्ट क्लास में रिवीजन करेंगे अगर समय हमारे पास ऐसा अनुकूल रह गया तो। वैसे बाकी हम हर दिन एक भाग, उसके अनुच्छेद और उसके नाम ये हम याद करके चलते हैं। तो आइए उसी क्रम में आज हम एक भाग, उसका नाम और उसका अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। बाकी टेबल स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, इसको हम दोस्तों स्लाइड नंबर 3 का आधा ये हम लास्ट टाइम पे जब क्लास का हमारा कंटेंट खत्म होगा तब रिवीजन कर लेंगे। आइए सर, हम लोगों ने आपातकालीन और प्रावधान तक पढ़ लिया था, भाग 18 आपातकालीन प्रबंध, भाग 19 पर हम पढ़े थे सर की 19 प्रकार की किरणें, तो 19 प्रकार की किरणें से 19 प्रकीर्ण हो गया था, अनुच्छेद 361 से 67। फिर सर हम भाग 20 भी पढ़े थे, संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 368। तो भाग 20 में है संविधान में जो संशोधन होता है वह भाग 20 में रखा गया है, और अनुच्छेद उसके लिए है 368। ठीक, 368। अब आते हैं दोस्तों आज भाग 21 में। आज हम एक भाग, उसका नाम, उसका एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। ठीक सर, भाग 21। तो दोस्तों जो भाग 21 है, भाग 21 संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, बस इतना ही ध्यान रखिए। क्या? संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। जब संक्रमण की स्थिति आ जाए तो कौन कौन से विशेष उपबंध होते हैं, वो सारी चीज़ आ जाएंगे भाग 21 में। तो 21 में क्या है? संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। ठीक, 369 to 392। तो 395 अनुच्छेद है, तो 92 के बाद 93 से 95 यहाँ आपको देखने मिलेगा। ठीक, बाकी यहाँ पे है 369 to 392, 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 21। क्या बोलेंगे? भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। उसका लास्ट बचेगा आपको भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। जो भी संक्षिप्त नाम संविधान प्रयोग हुए हैं सभी चीज़ इसमें आती हैं, तो सब संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये भाग 22 में आ गया। इसमें अनुच्छेद है 393, 94, 95, 3 अनुच्छेद। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए आज आपका पूरे 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद होते हैं खत्म। अब हम हर क्लास में क्या करेंगे? अब हम हर क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक एक स्लाइड, पूरे स्लाइड को रिवीजन करते चलेंगे। ठीक, हम एक दिन पूरे एक स्लाइड रिवीजन करेंगे, दूसरा स्लाइड भी, तीसरा स्लाइड भी। अब हम तीनों स्लाइड को हर दिन रिवीजन करते चलेंगे। फिर जब तीनों स्लाइड वाला हमारा क्लास पैटर्न खत्म होगा, फिर संविधान क्लास चलता रहेगा, तो हम हर दिन फिर एक एक स्लाइड याद करने वाला काम भी करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको जब तक संविधान क्लास चलेगा तब तक इन स्लाइडों का रिवीजन होगा, जिससे आपके दिमाग में संविधान के 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद शब्दशः एकदम फिक्स हो जाएंगे।
और आपको लोड नहीं लेना है। आप में जो बच्चे 20 से भी क्लास आ रहे हैं वो हर दिन केवल एक भाग एक नाम एक अनुच्छेद का सीक्वेंस याद करने की कोशिश करें तो उनको आसानी से इतना तो याद कर ही सकते हैं आप, एक दिन में एक भाग उसका नाम अनुच्छेद, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज और चालू करते हैं हमारे आज के क्लास में। भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75(1), मगर इससे पहले फिर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वो एक जो ब्लॉक डायग्राम हम पढ़ते हैं उसको आप बना लीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ताकि आपके माइंड में एक ब्लॉक चेन बना रहे। उसको हर एक बार मैं उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति जी से पहले बनाया, फिर उपराष्ट्रपति जी से पहले बताया, फिर आपको अभी फिर पढ़ा दे रहा हूँ मैं ब्लॉक चेन पूरा। उस ब्लॉक चेन से आपके दिमाग में पूरी स्पष्टता, पूरा इमेज तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी वो। आइए चलिए बना लीजिए मेरे साथ साथ। सर हम संविधान का भाग 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं भैया संघ सरकार या संघ प्रशासन। ठीक, इस संघ प्रशासन अनुच्छेद कितना सर? अनुच्छेद इसके अंतर्गत आ रहा है आपका 52 से 151 तक, है ना। तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग 5 का नाम है संघ, 52 से 151 तक। अब इन भागों की जानकारी ले लेते हैं। आइए, अभी 52 अनुच्छेद जो दोस्तों आपके अलग अलग खंडों में टूटे हुए हैं। ठीक, इसको तोड़िए सर 52 से 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक। सर 79 से 123 तक, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक। अनुच्छेद 124 से 124 से है तुम्हारा 124 से 147 तक, और दोस्तों 148 से 151 तक। तो देखिए हमारा 52 से 151 तक हम पहुंच गए, 52 से 151 तक। तो 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147, 148 से 51। तो इसको बार बार बोलिए, अपने दिमाग में स्पष्टता है इसको बैठा लीजिए। 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147, 148 से 151। 52 से 78 ऐसे याद रखिए, 52 से 78 ऐसे, इसको पोएम की तरह बोल दीजिए। 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147 ऐसा करके 148 से 151। ठीक, वैसे जो 52 से 78 है मेरे दोस्त, ये दोस्तों आपका कार्यपालिका। सर ये आपकी विधायिका। सर ये आपकी न्यायपालिका। संविधान के 3 स्तंभ, तीनों स्तंभ दोस्तों संघ के अंतर्गत आप देख रहे हैं। और ये हेलो स्टूडेंट्स में आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हाँ सर, पूरी कार्यपालिका के अनुच्छेद 52 से 78 में है, पूरी विधायिका के 79 से 123 में है, पूरी न्यायपालिका के 124 से 147 में, पूरे CAG जुड़े हुए 148 से 151 तक है। तो पूरे अनुच्छेद, उनके अलग अलग खंड, उन खंडों के अलग अलग नाम आप समझ गए होंगे। फिर कार्यपालिका में दोस्तों, कार्यपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन है? सर कार्यपालिका प्रमुख अंग है राष्ट्रपति साहब, फिर उपराष्ट्रपति साहब, फिर आपका सर प्रधानमंत्री साहब, जिसमें हमने राष्ट्रपति जी को पढ़ लिया है, उपराष्ट्रपति जी को पढ़ लिया है, प्रधानमंत्री आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जी का अनुच्छेद सर 52 से 78 तक में, 52 से 62 तक। ठीक, चलिए फिर सर इनका अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति जी का 63 से 73 तक, और सर प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 74 से 78 तक। हो गया ना भाई, 52 से 78 तक पूरा आ गया। यस, तो 52 से 62, 63 से 73, 74 से 78। तो भैया राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद ये हम पढ़ चुके, उपराष्ट्रपति जुड़ा अनुच्छेद ये हम पढ़ चुके, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ अनुच्छेद आज हम पढ़ेंगे, फिर उनके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री फिर बोल रहा हूँ, किसी एक क्लास में खत्म होने वाले चैप्टर है नहीं, तो आपको धीरे धीरे जब जहाँ की जरूरत पड़ेगी, जब संसद से जोड़ के इनको पढ़ना होगा तो हम संसद के साथ इनको पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए तो ब्लॉक डायग्राम अपने दिमाग में आप बसा लीजिए अच्छे से।
ठीक है भाई। क्लियर? चलिए, तो आपको दिमाग, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा कि इतने सारे हिस्से में सभी हम कितने हिस्से में पढ़ रहे हैं। तो आपको भाग 5 कहाँ तक देखने मिलेगा? सर पूरे यहाँ तक आपको भाग 5 ही देखना पड़ेगा। अभी तो दोस्तों आप भाग 5 के केवल इस वाले हिस्से में पहुँचे हैं। इसका पूरी विधायिका पढ़ेंगे, पूरा अपनी न्यायपालिका पढ़ेंगे, फिर अब जाके सीएजी वाला पढ़ेंगे, तब जाके आपका भाग 5 खत्म होता है। तो मैं इसलिए भाग 5 बहुत वृहद है। इसमें देख भी अनुच्छेद भी आ रहा भैया आपका लगभग 99 अनुच्छेद आ रहे हैं इसमें। ठीक, आइए तो आज हम चालू करते हैं भैया अब आपका क्लास भारत के प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद कहाँ से थे? अनुच्छेद 74 से 78 तक थे। तो आते हैं दोस्तों 75(1) में। सबसे पहले अनुच्छेद 75(1), प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। बार बार पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? वही करते हैं। यस। और सर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति ही करते हैं, मगर प्रधानमंत्री की सलाह पर। अर्थात प्रधानमंत्री पहले नियुक्त हो गए, जो भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसी बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होंगे, लीडर होंगे, उनको बना दिया जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जी उनको प्रधानमंत्री बना दिए। अब किस मंत्री को वित्त मंत्री बनाना है, रक्षा मंत्री बनाना है, गृह मंत्री बनाना है ना? तो ये सब दोस्तों आपका प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। फिर प्रधानमंत्री जिस मंत्रालय के लिए जिस मंत्री जी का नाम बोलते हैं वह उनको दे देते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी उनकी भी नियुक्ति कर देते हैं उस मंत्रालय के मंत्री के रूप में। तो मंत्री शब्द जहाँ प्रधानमंत्री में हो चाहे नॉर्मल मंत्री हो, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? मेनली राष्ट्रपति जी। मगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति खुद करते हैं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को बना देते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। चलिए क्लियर? तो किसमें आता है सर? ये आता है आपके 75(1) में, अनुच्छेद 75(1) में। 75(1) ठीक, याद रखना भी आसान है सर। 75 में एक से क्या रहेगा कि एक प्रधानमंत्री। हाँ, 75 के 1 में था एक प्रधानमंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा करके। अभी 75 प्रकार के मंत्री हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री सलाह लेके। एक प्रधानमंत्री, 75 प्रकार के मंत्री, ऐसे याद रख लीजिए। आपको याद रहेगा 75(1) में ये बात कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति पीएम नियुक्त होने से पूर्व अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देख लीजिए, यहीं से पूरा खेल चेंज हो गया, और यही वो खेल चेंज है जिससे आप मुझे आज प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हाँ, आप मुझे भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं अपना प्यार दे करके। आइए बताते हैं कैसे। तो 1980 में, 1980 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तब से चेंज हुआ प्रथा कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति पीएम नियुक्त होने से पूर्व ही अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करे, ऐसा जरूरी नहीं है। वह बनने के बाद भी अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, जैसे चंद्रशेखर साहब ने किया, अटल जी ने किया, आदि। अर्थात अगर राष्ट्रपति साहब चाहें तो वो मुझे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सब बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं राष्ट्रपति जी की नज़र में मैं बहुत ही प्रकांड विद्वान हूँ, जो इनको लगता है देश के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत भला होगा कि प्रतीक सर अगर बन जाए प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति जी चाहे तो आज मुझे प्रधानमंत्री के पद पर, जब होता है भाई चुनाव, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं वो, क्योंकि आमतौर पर है ना, ये आमतौर पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता बन जाता प्रधानमंत्री, मगर अगर राष्ट्रपति चाहे तो मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, मगर मुझे उस पद को धारण करने के भीतर 6 महीने के भीतर मुझे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा लोकसभा में, कि लोकसभा में मेरे पक्ष में भी लोग हैं, बहुमत सबसे ज़्यादा लोग मेरे पक्ष में हैं, 545 में से लगभग 300 लोग मेरे पक्ष में हैं। जब ऐसा होगा, लगभग बोल रहा हूँ, तो एग्जैक्ट डाटा हम निकालेंगे, 50% + 1 तो भी हो जाता है। मगर लोकसभा मुझे कोई वोट देगा क्या? नहीं देंगे। तो अपने अपने दल के नेता को देंगे जो इतने साल से कार्यकाल कर रहे हैं, कि मुझे देंगे वोट, इसलिए फिर मैं 6 महीने बाद हट जाऊँगा। मगर हाँ, 6 महीने के लिए आप लोग मुझे अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं।
तो सोच लीजिए, आपको भला है, फुल सबको रोजगार, समझ रहे बात। बाकी तो काम तो सरकार कर दी है, मैं रोजगार दूंगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा। हर एक परिवार से असम में लागू है, हर एक परिवार से एक व्यक्ति को दिया जाता है सरकारी नौकरी। बस ऐसा ही कोई स्कीम होना चाहिए लॉन्च सभी के लिए। तो नया बात, हर एक आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के लिए हर एक घर में एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति नियुक्त हो, ये बहुत अच्छा स्कीम है। मगर इसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर्स भी हैं, धीरे धीरे इसमें सुधार के, मगर इसको अच्छे रूप में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। तो बोलेंगे सर ऐसे हम तो क्वालिटी खत्म हो जाएगी, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका मेहनत खत्म हो जाएगा, किसी भी ऐसे का ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो बोला था ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बीच में आयाम निकालना जरूरी है कि आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे। जबकि जो पढ़ने लिखने वाले वर्ग के लोग हैं वो तो बोलेंगे ना कि हम इतना पढ़े हैं लिखे हैं और किसी और को नौकरी मिल गई, हमें नहीं मिला। तो मैंने क्या बोला, सबको नौकरी मिले, ऐसा ही तो स्कीम बनाना जरूरी है। मगर असम का ये मुहिम भी अच्छा था, वो छोटे स्तर पे पॉसिबल भी है कि हर एक घर में एक बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाएगा जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होंगे। तो आप में जो पढ़ने वाले भी हैं मेरे दोस्त, जो पढ़ के इतने साल से नौकरी नहीं भी निकल रही है, और अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो आपका भी तो भला होगा ना। इसमें नुकसान बस उनका है जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे घर से हैं। तो जो बहुत अच्छे घर से हैं और जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरी खुद के दम पे नहीं लग रही है और ऐसे भी नौकरी नहीं मिले, तो उनके साथ नाइंसाफी जरूर है। मगर उसी के लिए बस स्कीम सोचना है। बाकी आप में जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें से कितने को नौकरी लग गई, नहीं लगी सबकी ना सोचिए। मगर आर्थिक रूप से की वजह से आप में सबको नौकरी मिलने लग जाए, आर्थिक स्थिति की वजह से कितनों का भला हो जाएगा, है ना। तो सब चीज़ है, सब कुछ में हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ में कुछ अच्छाई है, कुछ में कुछ बुराई है। तो आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये सही है स्कीम कि हर एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे पिछड़ा हुआ सबसे गरीब है उसके परिवार से दीजिए, फिर उससे ऊपर वाले की स्थिति को देखिए, फिर उससे ऊपर वाले, फिर ऊपर वाले, इसी से एक हिरार्की का फॉलो करते हुए नीचे से टॉप तक सभी को दीजिए आप, मैं तो बोलता हूँ, है ना। हाँ मगर सब्र रखना पड़ेगा, जब ऊपर वालों की बारी नहीं आई है, जब नीचे भी चालू हुआ तो ऊपर वालों को सब्र रखना पड़ेगा, पहले ही व्याकुल नहीं होना। तो इसलिए कि स्पष्ट आप बताइए क्या प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक स्पष्ट परफॉर्मा बना देना चाहिए। पहले आपका आर्थिक स्थिति इतने से इतने इनकम वाले का पहले नौकरी, फिर उससे इतने वाले, फिर दूसरे साल इसका इस इनकम से इस इनकम रेंज के बीच वाले को दूसरे साल नौकरी, फिर तीसरे साल इस इनकम से इस इनकम रेंज वाले चौथे पाँचवें छठवें ऐसे करते हुए जब देखिए भाई 5 साल बाद या 7 साल बाद या 8 साल बाद हाँ मेरे इनकम बेस वाले को भी नौकरी मिलेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। हमारा मुद्दा यही है भारत में सबसे बड़ा ना, इसका सबसे बड़ा मैं बोला, इसलिए आप इस पर आज टिप्पणी कीजिए, लेटर तैयार कीजिए कि एक घर एक नौकरी की सार्थकता आप समझाइए भारत की स्थिति को देखते हुए। जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में जनसंख्या 140 करोड़ है और अभी हमारे देश में युवा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो हमारे देश में इतनी नौकरी ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब जितने दोस्तों युवा हैं हमारे देश में, तो नौकरी कहाँ से पैदा करें, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, तो इस पर आप टिप्पणी कीजिए और बताइए आज कि भैया क्या सही है, हम कैसा परफॉर्मा बना सकते हैं, क्या योजना हम लाएं जिससे फ़ायदा हो। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो मुझे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो यार, ठीक, आ जाओ मेरे बच्चे सबको नौकरी गवर्नमेंट की। चलिए, आमतौर पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री होते हैं। 1980 में, याद रखेंगे वर्ष, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मैंने बोला ना हर एक कारण साथ आपको पता रहना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति पीएम नियुक्त होने से पूर्व अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करे, ऐसा जरूरी नहीं है वह प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, जैसा चंद्रशेखर साहब ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। क्लियर। आइए, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80 हो गया, 80 के बाद 97 का कैसे देखिए 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है। तो यहाँ बोले कि भाई उसके बाद आप बहुमत सिद्ध कीजिए, और वो मैं बोल रहा था कि 6 महीने के भीतर मुझे बहुमत प्राप्त करना होगा। तो 6 महीने का जो रेंज है 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कि 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेना होगा। और किसी भी सदन लिखा है, इसी को गौर कीजिए, यहीं पे एग्जामिनर खेल खेलता है। यहाँ लिखा है कि किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है, मतलब चाहे लोकसभा से ले लीजिए चाहे राज्यसभा से ले लीजिए, मगर दोनों में से किसी न किसी सदन से आपको सदस्यता लेना होगा। तो लिख देता है इसी में एग्जामिनर कि 6 माह के भीतर आपको केवल लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी, आपको केवल राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी की भी एक की सदस्यता ले सकते हैं। इस तरीके से घुमाता है। तो आपको अगर याद रखना भाई, किसी भी सदन की आप सदस्यता ले सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। ठीक, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना है, मगर टाइम है 6 माह के भीतर, और ये 6 माह का भीतर का क्राइटेरिया 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था।
अर्थात प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी एक सदन का सदस्य हो। क्या? प्रधानमंत्री बनने से पहले यह जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एक सदन के सदस्य हो। इसका मतलब आप में से हर एक कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर राष्ट्रपति जी चाह ले तो। मगर उसके बाद होगा क्या कि आपको 6 महीने के भीतर 1997 में जो बोले हैं 6 माह के भीतर चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर उस पद से आप हट जाएंगे और 6 महीने तो रहेंगे ना इसके साथ। चलिए आइए भैया, उम्मीद करता हूँ आपको व्यवहारिक ज्ञान जहाँ एग्जामिनर फंसाता है, आपसे फंसा करके आपको घुमा देता है, वो सब आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं भैया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं या किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसमें वर्णित है? हमारे देश के एक प्रधानमंत्री है और 75 प्रकार के मंत्री है, तो 75 एक भैया 75 दिखा रही है सर, 75 एक भी लिख सकते हैं तो 75 भी, तो आंसर हो गया सी। प्रधानमंत्री कौन बनता है? कौन बनते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझें। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता ही साधारणतः या आमतौर पर प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लियर हो गई बातें? ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझें, ये जो मैं आपको समझाया उसी को यहाँ पे फंसा के दिया है और ऊपर आपको ये वाला बात भी दे दिया है जो आपके पीछे थ्योरी में सबसे पहले लाइन पे लिखा था कि आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता। दोस्तों प्रधानमंत्री जी बताइए दोनों में से फंस गए आप। सर आप तो बोले कि राष्ट्रपति जिसे बनाना समझे उचित उन्हें बना सकते हैं। अब आपको मैं स्पष्ट करता हूँ कि कैसे गहराई आपको सोचनी होती है। राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे उसे बना सकते हैं और एक है सर की लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे राष्ट्रपति जी। बात बताइए, राष्ट्रपति जी मेरे से आदमी को प्रधानमंत्री कब बनाएंगे? अरे भैया वो तब बनाएंगे जब उनको ये दिखे कि लोकसभा में कोई किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो कोई अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा है और उनमें से कोई योग्य भी नहीं है, तब तो राष्ट्रपति जी मुझे बनाएंगे ना। अगर लोकसभा में कोई अपना बहुमत एकत्र कर लिया, 545 सीट उसमें से आधे से ज़्यादा सीट एकत्र कर ली, इसका मतलब भाई आधे से ज़्यादा सांसद उसके पक्ष में, हमारे देश की आधे से ज़्यादा जनसंख्या उसके पक्ष में है, तो आदमी उस राष्ट्रपति जी उसको आसानी से बैठा देंगे। मगर ऐसा स्थिति आता है कि भाई कोई अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा है, कोई योग्य नहीं है, तब राष्ट्रपति जी जब बहुमत प्राप्त दल नहीं हुआ, किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तब के केस में राष्ट्रपति जी से बनाना उचित समझे उसे कर सकते हैं। अर्थात अगर ये आंसर तो ये लेंगे और ये नहीं होता तो ये आंसर लेते। अब समझे? तो राष्ट्रपति के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो मेरे साथ में बनाएंगे ना राष्ट्रपति, अरे प्रति आओ चलो आओ बेटे तुमको बनाता हूँ। मतलब उनको वहीं लोकसभा में ही मिल गए कि बहुमत प्राप्त दल के नेता ही चुन के आ गए हैं सर्वाधिक वोटों से, तो फिर उनको बना देंगे, सिंपल ही बात है। यस, तो आंसर ये है ज़्यादा सही, और जब ये ना रहे तो ये भी है सही। बोला आपको यही गहराई तो समझना, व्यवहारिक ज्ञान मैं बोलता हूँ ना, व्यवहारिक पक्ष समझिए आप। एक सिंगल क्वेश्चन तो मैं बता रहा आपको गलत नहीं होगा जब उस आप किसी भी कथन के पीछे के कारण को समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री सूची, लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स देख लीजिए भैया। सबसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से लेके 1964 तक रहे हैं, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक, सत्रह साल के लिए। चलिए भैया, फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको आप जानते हैं भैया, इनका बहुत ही कॉन्स्पिरेसी है, इनका जो देहांत हुआ था क्योंकि अफगानिस्तान में गए हुए थे, अफगानिस्तानी था ना वो, ताशकंद, हाँ पाकिस्तान का ताशकंद था। ताशकंद में इनकी भाई देहावसान हुई थी। बहुत ही संदिग्ध हालत में इनके शरीर को लगा कि पॉइजन देके मारा गया। सब बहुत सारा विवाद है, आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़िएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ से जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट्स हैं। बहुत विवाद में है ये, कभी और इस पर चर्चा करूँगी या एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए जो सारे फैक्ट खंगाल के रख दूंगा। और अगर वो तब होगा जब आप डिमांड करें कि हाँ भैया देखना है सर हमें, तो अगर 100 से ज़्यादा लोग बोले कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जो देहावसान हुआ है ना ताशकंद में,
उसके ऊपर आप हमको सर सारे फैक्ट रखिए, पूरी कहानी को स्पष्ट कीजिए, हमें बहुत कुछ जानना है कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने वाले व्यक्ति कहीं विदेश जाते हैं किसी समझौते पर साइन करने, ताशकंद समझौते पर साइन करने, और वहाँ से वो मृत्यु को प्राप्त करके वापस आते हैं। तो ये क्या है, उसके पीछे का क्या, उनके पीछे कोई रणनीति था क्या, बहुत सारे देशों ने उनको मिल करके साजिश करके मारा था? ऐसी बहुत सारी शब्द इनके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मूवी है ताशकंद फाइल करके, वो आप देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, और अगर वो नहीं देखना होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपका वीडियो बना दूंगा, और वो तब जब 100 में से ज़्यादा लोग मैसेज करें ताशकंद फाइल को लेकर के। चलिए, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर मोरारजी देसाई जी, फिर चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी। क्योंकि इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद इनको बना दिया गया था प्रधानमंत्री, जैसा कि आप कल पढ़े थे। ठीक, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, तो वीपी सिंह है ना, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक, फिर आपको एचडी देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा आए, यस, मनमोहन सिंह जी, और वर्तमान में है नरेंद्र मोदी साहब। तो भैया 5 5 10 5 3 15, इसलिए बोलते हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और जबकि अगर व्यक्तिगत तौर पे आप बोलें तो देखिए, इसमें से इंदिरा गांधी जी 2 बार आपको दिख रही हैं, अटल बिहारी जी 2 बार दिख रही हैं, तो इनको 2 कटा दीजिए, तो उस तरीके से 13 हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे 13 नंबर के, और कार्यकाल के आधार पे 15 नंबर के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के आपके प्रधानमंत्री साहब। ठीक, चलिए, और 2014 से 2022 तक है अभी, है ना, अभी 2 रहेंगे। और तो देखिए भैया, इन क्या सकता पता हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दें। ठीक, चलिए, 17 साल तक रहने वाले। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री का नाम, उनके कार्यकाल, उनके पार्टी का नाम। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस पार्टी से थे, इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से दिमाग में रखिए। क्यों ये दिमाग में रखिए? क्योंकि इससे आपको स्पष्ट तरीके से आप रखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि शासन प्रशासन का पूरे साल जब से हम आज़ाद हुए तब से किनको सबसे ज़्यादा समय मिला काम करने के लिए, उस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम किन्होंने किया, किन्होंने बहुत कम काम किया। तो आप सब आपको इस तरीके से अपने देश के विकास के क्रम में हर पार्टी का योगदान समझ में आ जाएगा। आइए, तो नरेंद्र मोदी साहब 2014 से अब तक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी जनता दल के हैं। एचडी देवगौड़ा जी जनता दल के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। चंद्रशेखर सिंह जी समाजवादी जनता पार्टी के हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता पार्टी, याद नहीं रखना, देखिए बस ऐसे ही। राजीव गांधी जी कांग्रेस के हैं। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की हैं। चौधरी चरण सिंह जी आपके जनता पार्टी सेक्युलर। मोरारजी देसाई जी जनता पार्टी, याद कीजिए। हाँ, यहाँ पर बता दो आपको, कहाँ गए? याद है आपको? इंदिरा गांधी जी पीछे वाले में होगा ना, इससे पहले अभी नहीं दिखा रहा है कार्यकाल। आइए आगे देखते हैं। पीछे देखिए, इंदिरा गांधी जी इस समय थी 66 से 77 तक प्रधानमंत्री। इसी समय में आपातकाल लगा था, याद है। और सर इसके बाद 77 में इनका कार्यकाल क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आपातकाल लगा ही, तब इनको हटा करके जनता पार्टी की सरकार बनी थी, याद है आपको? यस सर, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 के बाद से। मनो भी केवल 79 तक ही रह पाई, 79 तक ही रह पाई मोरारजी देसाई। तो आपातकाल के बाद जो नई जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। ये बात याद रखिएगा कि जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और सब फिर अपनी सरकार बनाई, क्योंकि आपातकाल में बहुत सारे, आपके पता ही हैं कि बहुत सारी अत्याचार वाले कृत्य हुए थे। ठीक, और देखिए 79 में इनके बाद फिर से वापस जिन्होंने आपातकाल लगाया था, 80 से फिर वो आ गई। ठीक है, याद रखिएगा, बोला इसलिए पूरा क्लियर हो जाता है कहानी। फिर गुलजारी लाल बहादुर शास्त्री जी 64 से 66 के बीच में थे। यस सर, इसी समय 64 से 66 के बीच में ही आता है एक समय 65 का। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, याद कीजिए। तो इनके समय में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्लियर? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक हैं, याद रखेंगे इस बात को। जवाहरलाल नेहरू जी, इसको भी याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी।
आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे वो टेबल एक बार ऐसे आपको देखना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। इसको आप स्पष्ट तरीके से बताइए, इसलिए आपको उनका पार्टी फल याद रहे ना रहे, उनका सीक्वेंस आपके दिमाग में थोड़ा सा बने रहना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ ट्रिक बनाइए, टेक्निक बनाइए, अपने पद्धति से उसको याद कर लीजिए। वही इनमें से ये तो रटने वाला ही क्वेश्चन, तो रट के बनाएंगे तभी बनेगा। आंसर दोस्तों इसका आपका C 2134। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू जी सबसे पहले थे, फिर थे आपके इंदिरा गांधी जी, फिर थे आपके भैया मोरारजी देसाई जी, और फिर थे आपके चौधरी चरण सिंह जी। ठीक, तो भाई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे? वो प्रथम व्यक्ति तो व्यक्ति थे सर आपके ए चौधरी चरण सिंह जी। तो ये इनके साथ स्पष्ट लाइन है, इसको इनके साथ जोड़ के हमेशा याद रखिए कि चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, चौधरी चरण सिंह जी। प्रधानमंत्री के कार्य वर्क क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री जी के क्या क्या कार्य हैं? सत्र को आहूत करना, इस शब्दों को ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट इन्हीं शब्दों को पूछता है आपसे, आप कंफ्यूज जाते हैं। सत्र को आहूत करना व सत्रावसान करना, करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना, अर्थात सत्र को वापस आह्वान करना कि आइए फिर से नया सत्र लेके आइए। जैसे हमारे संसद में 3 सत्र होते हैं, बीएमडब्ल्यू कार आप जाना है ना? यस सर। तो बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र। तो बजट, मॉनसून और दोस्तों आपका विंटर, ये 3 सत्र होते हैं। तो दोस्तों जब आपका पहला सत्र आ गया मान लीजिए बजट सत्र, तो सबको बुलाना होगा ना, आह्वान करना होगा ना, उसी को समझिए आहूत करना मतलब आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आइए सभी सांसद बजट सत्र चालू करना है हमें। तो हाँ सर, आह्वान करना मैंने बुला रहे हैं। और जब बजट सत्र भाई खत्म होगा तब तो मानसून सत्र आएगा, तो बजट सत्र खत्म करेंगे तो उसे कहते हैं बजट सत्र भी खत्म होगा ताकि मानसून सत्र लाएं कुछ दिन के बाद। तो खत्म हो गया जब कर रहे हैं दोस्तों तो उसे कहेंगे सत्र अवसान, क्योंकि बजट सत्र अवसान हो गया, बजट सत्र खत्म हुआ है, ओनली बजट का सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र विंटर सत्र बचा हुआ है। तो एक सत्र से दूसरे सत्र पे जाना है, तो अब एक सत्र को खत्म करेंगे तब तो दूसरे सत्र को आहूत करेंगे। यस, तो एक सत्र को खत्म करना है सत्रावसान, दूसरे सत्र को बुलाना है आहूत करना है आह्वान। तो आपको समझ तो चल गया? यस सर। तो इन दोनों को करने की सिफारिश, ये सिफारिश प्रधानमंत्री साहब करते हैं किससे? राष्ट्रपति जी को। यह राष्ट्रपति साहब आहूत कौन करेंगे? आहूत करेंगे राष्ट्रपति जी, मगर सिफारिश कौन करेंगे कि आहूत कीजिए? प्रधानमंत्री जी। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, आहूत कौन करते हैं क्वेश्चन अगर रहा, या सत्रावसान कौन करते हैं, तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी। मगर आहूत करने या सत्रावसान करने की सिफारिश कौन करते हैं, तो रहेगा प्रधानमंत्री जी। तो सिफारिश देखते ही आपको पीएम मारना है। क्लियर? आइए बोला, हर एक चीज जहां डाउट होता है सब क्लियर कर दूंगा। सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करना, कि सभा पटल जब लोकसभा में रहे तो सरकार की क्या क्या नीतियां हैं उनकी घोषणा करना, कि देखिए हम सरकार जो है, आज हमारी सरकार जो है ये करने जा रही है, डिफेंस में डील समझौता करने जा रही है, गृह मंत्रालय में काम हो रहा है। यस, तो सभा पटल पर मतलब लोकसभा के पटल पर सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका घोषणा करना कर्तव्य किनका है? प्रधानमंत्री जी का। अब राष्ट्रपति जी के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के क्या कार्य, हमने संसद के संदर्भ में तो देख लिया है ना, यहाँ लोकसभा के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करना। मगर राष्ट्रपति जी के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के कार्य क्या है उसको देख लीजिए। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश करना, जब लोकसभा विघटित करनी होगी कि आप विघटन कर दीजिए लोकसभा का, वह सिफारिश भी दोस्तों आपके प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। इनसे? राष्ट्रपति जी से। ठीक है,
दोस्तों ये तो केवल कोई जो सत्र है, 3 सत्र, उन 3 सत्रों के बीच में आहूत और सत्रावसान, आहूत और सत्रावसान का चाल चलता है। मगर एक लोकसभा खत्म हो जाए और दूसरी नई लोकसभा का गठन हो, उसको बोलते हैं विघटन करना। अर्थात जब चुनाव होता है, ये तो देखिए केवल बजट सत्र, मानसून सत्र, बीएमडब्ल्यू के बीच में आहूत और सत्रावसान काम करता है। मगर जब बीजेपी की सरकार 5 साल के लिए काम खत्म हो गई, अब फिर से चुनाव होकर नई की लोकसभा बनेगी। जब इनकी कार्यकाल खत्म हो गई, तब दोस्तों उस समय इनका लोकसभा का विघटन करना होगा ताकि नई लोकसभा का गठन हो सके। तो विघटन के साथ गठन होता है, ठीक, और आहूत के साथ सत्रावसान होता है। ये बजट जो सदन में है भैया, बहुमत प्राप्त दल नेता, उनके सत्रों के बीच ये काम करता है, आहूत और सत्रावसान करना। जबकि एक पार्टी या दोबारा चुनाव होकर के नई लोकसभा के गठन, पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा के गठन के बीच जो होता है दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं विघटन करना। कि लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश भी, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे हाँ सर, आहूत या सत्रावसान क्या है और विघटन करना क्या है। तो एक पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा के बीच में जाना है तो पुराने वाले को विघटित करना होता है। ये दोस्तों आपको, ये चुनाव होता है तब ये बात होता है। और इसकी सिफारिश भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। जबकि यहाँ आपका हर सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र के बीच में आहूत और सत्रावसान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी करते कौन है? लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है, मगर किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। फिर यहाँ याद रखिएगा, यहीं से खेलेगा। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। मगर किसकी सिफारिश पे करते हैं? जैसे सिफारिश शब्द आया तो बोलेंगे प्रधानमंत्री। आंसर चेंज। मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करना, मैंने बोला था ना कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। मगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति हेतु भी सिफारिश करते हैं कौन? प्रधानमंत्री साहब, कि मैं आपको गृह मंत्रालय की इस व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर रहा हूँ, इनको आप बनाइए, इनको बनाइए, ऐसा। तो सिफारिश हर जगह पीएम करते हैं और कृत्य करते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति को प्रशासन व विधान संबंधी जानकारी देना, तो राष्ट्रपति जी को जो भी प्रशासन है, चल रहा है प्रशासन में, और जो भी विधान संबंधी जानकारी देना, अर्थात राष्ट्रपति जी कोई भी सूचना प्रधानमंत्री जी से प्राप्त करने के लिए अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात वो प्रधानमंत्री जी से, चाहे प्रशासन हो चाहे विधान हो, दोनों से जुड़ी हुई सूचना मंगवा सकते हैं अपने पास। किनके थ्रू? प्रधानमंत्री के साथ। और वो प्रधानमंत्री जी जवाबदार भी हैं कि वो राष्ट्रपति को प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी दें। विभिन्न पदों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को परामर्श देना, जो बहुत सारे अलग अलग पद हैं उनकी नियुक्ति के समय भी राष्ट्रपति जी को परामर्श देना, यह भी प्रधानमंत्री जी का कार्य है। आइए, मंत्रिपरिषद के संबंध में, अब मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री जी का क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या कार्य है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मंत्रालय का आवंटन, क्या? मंत्रालय का आवंटन करना। तो कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं और फिर डिसाइड करके राष्ट्रपति जी को लिस्ट दे देते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जी वह मंत्रालय उन व्यक्ति को दे देते हैं। तो मंत्रालय का आवंटन भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्री का त्यागपत्र लेना, कोई मंत्री अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को देगा, वह न दे तो राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कराना। कोई व्यक्ति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को दे सकता है, और अगर वो नहीं दे रहा है तो प्रधानमंत्री जी चाहे तो राष्ट्रपति जी के थ्रू उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकते हैं, उनके पद से हटवा सकते हैं। जैसे इसको व्यवहारिक में समझते हैं कि मैं हूँ प्रधानमंत्री और मैंने मेरे पार्टी में किसी एक व्यक्ति को बना दिया आपका गृह मंत्री। मैंने देखा कि यार ये बहुत ज़्यादा घपला कर रहा है, बहुत ज़्यादा घूसखोरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। मैंने इसको बोला कि देखो बेटे, तुम हमारे पार्टी के हो, पार्टी की छवि खराब हो, इससे पहले तुम मुझे त्यागपत्र दे दो। तो अड़ गया, मैं आपको त्यागपत्र नहीं दूंगा। मैं क्यों त्यागपत्र दूँ? मैं क्यों मंत्री का पद छोड़ूँ? नहीं छोड़ूंगा मैं बोला बेटे छोड़ दो, हमारे पार्टी का इज्जत भी बना रहेगा और तुम जो गलत चीज़ें किए हो सबको मैं सुधार भी दूंगा। तो इससे लोगों का भला भी होगा, हमारी पार्टी भी बनी रहेगी, हमारा जो विश्वास हमको मिला है वो विश्वास भी नहीं टूटेगा। तो बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जब वो गलत काम करके भी नहीं छोड़ रहा, मैं बोला नहीं, इसको हटवाना ही है। तो मैं सीधा सीधा राष्ट्रपति जी से बोलूँगा कि भैया जिसकी से आपको मैंने इस व्यक्ति का नाम दिया था ये मंत्रालय देने के लिए, आप इसको, क्योंकि जो व्यक्ति नियुक्त करता है वही हटा सकता है, तो राष्ट्रपति जी उसको नियुक्त किए थे, तो राष्ट्रपति जी उसको बर्खास्त कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कराना, मगर राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर ही मंत्री को वह बर्खास्त कर सकते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान में समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं।
अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना। तो अगर मैं खुद प्रधानमंत्री जो हूँ अगर मैं, तो वो मैं बोला कि यार मेरे सब मंत्री जितने मैंने मंत्री बनाए थे सब के सब घूसखोर हो गए। मैंने बोला देखो यार तुम सब या तो सुधर जाओ, देश का लिए अच्छा काम करो, नहीं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। तो उन्होंने बोला यार ऐश्वर्य हटाना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, कौन प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देगा, हम तो घूसखोरी करेंगे। तो मैं ईमानदार आदमी, मैं सीधा सीधा प्रधानमंत्री जो हूँ मैं अपने पद से त्याग दे दिया, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति जी को। तो अपने पद से त्याग पत्र देकर लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पद से त्याग पत्र दे दिया मैंने, तो वैसे ही पूरा मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो जाएगा। अर्थात जब बहुमत प्राप्त दल के नेता ही खुद त्याग पत्र दे दिया तो जो बहुमत प्राप्त दल के अन्य मंत्री हैं तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी सिफारिश पे ही तो बने थे ना। तो अगर मैं बर्खास्त हुआ तो सब भी बर्खास्त हैं, याद रखेंगे इस बात को। तो प्रधानमंत्री जी अगर अपना पद से त्याग पत्र दे दें तो मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना राष्ट्रपति जी का काम है। और अब कुछ अन्य काम हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी के। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रॉपर एक दूसरे से चलते रहते हैं आज सामंजस्यता के साथ। अन्य कार्य देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रवक्ता, अर्थात जो केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ही बहुमत प्राप्त दल के नेता है प्रधानमंत्री, इसलिए केंद्र सरकार के प्रवक्ता के रूप में, क्योंकि भाई उनका पक्ष रखे, उनके पक्षधर के रूप में, उनके प्रवक्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। केंद्र सरकार के प्रवक्ता, जब सरकार किसी मुद्दे पर फंस जाए तो अंतिम रूप से प्रधानमंत्री का जवाब सर्वोपरि होता है। याद रखिएगा, सारे जितना आपको लाइन पढ़ा रहा हूँ सब कूट में बन के आ जाएंगे और सब में मेन पॉइंट को ही गोल गोल घुमा देगा। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है सर? तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं हमारे कौन? राष्ट्रपति साहब, ठीक। मगर तीनों सेनाओं के अगर राजनीतिक शब्द जोड़ा, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख तो होते हैं हमारे कौन? प्रधानमंत्री जी। कौन? प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों अगर राजनीतिक प्रमुख बोले, राजनीतिक प्रमुख कौन है? सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख बोलेगा तो प्रधानमंत्री साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब। जबकि सेनाओं के संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति जी। संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति जी। तो राजनीतिक शब्द आते ही आपको मारना है प्रधानमंत्री साहब को, और संवैधानिक प्रमुख बोलते ही मानना है राष्ट्रपति जी को आंसर। तो देखिए एक एक शब्द से, जब राजनीतिक बोले तो क्या हो जाएगा आंसर, संवैधानिक बोले तो क्या हो जाएगा, बोला ना। हर एक वह जगह जहाँ आपको एग्जामिनर फंसाएगा उस हिसाब से कंटेंट रेडी हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, आप खुद महसूस हो रहा होगा आपको कि आप संविधान कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। विदेश नीति को मूर्त रूप देना, जो विदेश नीति होगी उसको मूर्त रूप में कि भाई विदेश नीति हमारी कैसी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी प्रधानमंत्री जी का ही योगदान होता है। इसलिए देखिए आज विदेश नीति में ही मोदी साहब जी का बहुत बड़ा मूर्त रूप देने का काम है। इसलिए आज विदेशों में भारत की इज्जत बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत हुई है। आज दुनिया के जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, अमेरिका, रशिया, ये सब आज भारत की ओर झांक रहे हैं। और विश्व, फ्रांस सब भारत की ओर देखते हैं कि भाई थोड़ा हमको भी अपने हम बिजनेस करने दे दो, काम धंधा कर दो, हमारे साथ व्यापार कर लो। सुनना है बात, याद रखिए। बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत इमेज बनी है भारत की, याद रखेंगे। योजना आयोग, NDE, राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। तो राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? तो योजना आयोग तो हट गया, अब नीति आयोग आ गया है। तो भाई नीति आयोग, NDE, राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब के पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। अर्थात जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे ऑटोमेटिक ही इन सारे परिषदों के ऑटोमेटिक अध्यक्ष के पद पे बैठ जाएंगे, इसलिए पदेन अध्यक्ष होते हैं इन सभी पद के। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, मंत्रिपरिषद मिलकर के कोई निर्णय ले रहा है कि अब हम देश में ये लॉन्च करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति जी को देते हैं। याद रखिएगा, मैं बोलता हूँ सूचना, कोई भी सूचना राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बिना मंगवाए ऐसे भी सारी सूचना मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई निर्णय की सूचना राष्ट्रपति जी को देते हैं। प्रशासन में सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। तो करते तो राष्ट्रपति हमारे किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करते भले राष्ट्रपति, हमारी सलाह किनकी रहती है? परामर्श किनका रहता है? तो परामर्श रहता है प्रधानमंत्री जी का।
राजदूतों की नियुक्ति, विदेश में जो अपने अपने राजदूत भेजते हैं, इंडिया के राजदूत है ना, इंडियन एम्बेसडर, वो सब दोस्तों राष्ट्रपति जी भेजते हैं, मगर किनकी सह परामर्श पे, प्रधानमंत्री की परामर्श पे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, मगर किनकी परामर्श पे, प्रधानमंत्री जी के परामर्श पे। लोकपाल के पद पे नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी के परामर्श पे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी के परामर्श पे। तो याद रखेंगे इन सारे बिंदुओं को। इसमें इसके बार यही पूछ लेता है कि राष्ट्रपति जी किसकी नियुक्ति करते हैं, तो इन सारे पदों पे रहने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी की परामर्श पे। आइए अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। गला सूख गया भाई, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन देखिए। लीजिए ऑप्शन, संघ मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र, संघ बोला मतलब केंद्र मंत्रिपरिषद जो होता है उसका गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। परामर्श सलाह तो प्रधानमंत्री का रहता है, मगर गठन उठन करना मगर सबकी नियुक्ति करना राष्ट्रपति जी का कर्तव्य होता है। तो आंसर सी, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बोलो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपसे देखिए कैसे आपसे प्रीवियस ईयर का भी हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लगता है। जब आप सही थ्योरी पढ़ेंगे ना दोस्त, तभी आपसे सही क्वेश्चन बनता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भाई मंत्रिपरिषद की बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता का बात कर रहे हैं, तो आंसर स्पष्ट है बी, प्रधानमंत्री। जब मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करेंगे ना, उनके जो मेन मंत्री है वही। यस, चलिए तो आपका ये कंटेंट होता है खत्म। देख लेता हूँ भैया समय बचा कि नहीं। चलिए समय है तो हम आपका आज का क्लास तो हो गया खत्म, जो आपको बेसिक जानकारी चाहिए था, जहाँ क्वेश्चन पूछता है। अब हम आपके जो स्लाइड्स हैं दोस्तों शुरुआती स्तर के, है ना, इन 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेदों को हम एक बार आप स्लाइड वाइज पूरा पढ़ लेते हैं ताकि हमको दिक्कत डाउट ना रहे। आइए, हर दिन हम एक ही कहानी से पढ़ते हैं इसको, ताकि भैया कहानी आपको एक बार याद हो जाए तो आपको दोबारा कभी इसको रटना ना पड़े। ठीक, चलिए इसका अनुच्छेद बस आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, बाकी भाग और उसके नाम तो आप सीक्वेंस में दिमाग में बैठा के एक नक्शा बैठा के चल सकते हैं। जैसे चलिए पहले आज आपको ना पूरे भाग उनके नाम का एक बार हम पूरा नक्शा बनाते हैं दिमाग में। ठीक है, चलिए ले लेंगे, ये ब्लैंक करते हैं। चलिए पहले कोशिश करते हैं ब्लैंक करने का। चलिए रहने यहीं पे, अब देख मैच कर पाएंगे ना। ठीक सर, बताइए हमारा जैसे हम भारत का संविधान हम बना रहे हैं, तो संविधान भैया अलग अलग अध्याय होते हैं, वैसे अलग अलग भाग हैं, उस भाग में बहुत सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके ऊपर। हम सब चीज़ छोड़ दीजिए, पीछे मत देखिए, सीधे मेरे फोकस कीजिए, जो बोलता हूँ शब्दों को ध्यान से देखिए। सर भारत का संविधान, जैसे मैं शब्द बोला तो सबसे पहले क्या आया? संविधान तो बाद की बात है, और उससे पहले क्या? भारत का संविधान, तो भारत आया। तो भारत क्या है अगर मैं बोल दूँ तो भारत पृथ्वी पर एक निश्चित ऐसा नक्शा वाला अपना नक्शा, तो उस निश्चित भूभाग को, उस निश्चित भूखंड को ही आप भारत बोलते हैं। तो भैया सबसे पहले तो भारत का संविधान में भारत है, और भारत एक निश्चित भूखंड है, एक निश्चित क्षेत्र है। क्या भैया पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण इतना क्षेत्र है, इसमें इतना जो क्षेत्र फैला हुआ है वही भारत है। यस, अर्थात सबसे पहले पूरी दुनिया में आप क्या हैं? आप एक निश्चित क्षेत्र हैं। इसलिए दोस्तों भाग एक हो जाता है संघ राज्य और उसका क्षेत्र निश्चित क्षेत्र है, तो भाग एक हो जाता है क्षेत्र। अब समझिए कि भाग एक में क्षेत्र क्यों रखा गया, इसी सोच के साथ रखा गया कि भारत का क्षेत्र कहाँ तक होगा, क्योंकि जहाँ तक क्षेत्र होगा हमारा संविधान वहीं तक लागू होगा, वहाँ के नागरिकों को अधिकार हम वहीं तक देंगे। हाँ, भाग एक हो गया भैया आपका। कोई भी क्षेत्र किन दिशाओं में बटा होता है? सर 4 दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो 4 दिशाओं के हिसाब से 4 अनुच्छेद आ गए इसके अंतर्गत, 1 से 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर, बोला एकदम शांति से आप पढ़ते चलिए, हर एक भाग आपके दिमाग में बैठेगा। अब भाग एक काम खत्म, आते हैं भाग 2 पे। सर वो क्षेत्र है तो इस पर कोई ना कोई जनता निवास करती होगी। हाँ सर, हम सब निवास करते हैं। तो जो यहाँ जनता इस क्षेत्र निश्चित क्षेत्र में निवास करती है वो यहाँ की नागरिक हो गई। यस सर, तो भाग 2 हो गया नागरिकता। नागरिकता, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग नागरिक, उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक। अब सर इस क्षेत्र में जो नागरिक रह रहे हैं, ये बोलेंगे ना कि हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए, हम ही तो इससे हम सब काम धंधा मेहनत मजदूरी कर रहे हैं।
तो यहाँ बोले, आप बोले ठीक है, आपको हम कुछ मौलिक अधिकार देते हैं। तो इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, तीसरे नंबर पे आ गया मौलिक अधिकार। पहले भागों को देखते चलिए। सर नागरिकता 1 से 4 क्षेत्र हो गया था, तो सर 5 से 11 हो गया क्या आपका, 5 से 11 हो गया आपका नागरिकता। और सर मौलिक अधिकार हो गया 12 से 35, 12 से 35 हो गया मौलिक अधिकार। अब सर जैसे ही उस क्षेत्र पे वहाँ के नागरिक लोग अपना मौलिक अधिकार प्राप्त कर लिए, तो क्षेत्र के नागरिक अपना मौलिक अधिकार प्राप्त कर लिए, क्षेत्र के नागरिक अपना मौलिक अधिकार प्राप्त कर लिए, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करके वो अपने लिए शासन का, प्रशासन का गठन किए, और जो राज्य का गठन किए उस राज्य को बोले कि तुम हमारे लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाओ। तो राज्य को बोले तुम हमारे लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाओ, और कुछ निर्देशक तत्वों को, कुछ गाइडेंस तत्वों को ध्यान में रखते हुए कि तुमको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपनी नीति बनाना है। हाँ तो भैया पार्ट 4 हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य का नीति बनाने के लिए इन बिंदुओं को आपको, इन तत्वों को आपको निर्देशन की तरह मानना है, आपको गाइडेंस करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP भाग 4, DPSP 1 2 3 4, इसलिए 4। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हो गया। और सर ये हो गया 36 से 51। सर ये तो सरकार अपनी अच्छी नीति बना करके अपना कर्तव्य तो पूरा कर दी, तो हम इस धरती में रहने वाले जो हम नागरिक हैं, हमारा भी कुछ मूल कर्तव्य है ना कि हम स्वच्छता बनाए रखें, प्रेम भावनाओं के साथ रहे, एकता के साथ रहे, राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण करके रखे, भाईचारे की भावना के साथ रहे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। यस सर। सर हमारा कुछ फर्ज तो बनता है दोस्तों। जब आपको कुछ फर्ज बन रहा है तो आपका जो कुछ कर्तव्य बन रहा है, तो इसी जब सरकार का कर्तव्य हो गया तब जनता का कर्तव्य आएगा। हाँ सर, तो जनता का कर्तव्य में आ गया 4 से ही आ गया 4A, और आ गया मूल कर्तव्य, हमारा कुछ कर्तव्य है। और सर आ गया 36 से 51, 51 से 51। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कर्तव्य है हमारे ये। और सर अब भाग 4 तक हमारा हो गया, ठीक है, इतने को छोड़ दीजिए दिमाग में। अब फिर फ्रेश कर लीजिए माइंड। सर भाग 5 में अपनी 5 उंगली ऐसे हिलाइए, 5 उंगली को आप एक इकट्ठा कीजिए, तो क्या हो गया, 5 उंगली एक होकर के संघ बना ली, जैसे पूरे राज्य मिलकर के संघ बना लिए। तो भाग 5 हो गया, सब उंगली मिलकर संघ बना लिए, तो भाग 5 हो गया संघ सरकार। भाग 5 हो गया संघ सरकार। 52 से 151 जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़े हैं, 52 से 151। भाग 5 हो गया संघ सरकार। बताइए आपके पूरे भारत में संघ सरकार या केंद्र सरकार के बाद दूसरी सरकार कौन है, हर राज्यों की सरकार। तो भाग 6 हो जाएगा राज्य सरकार। भाग 6 हो गया केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार। दोस्तों आप क्या है, 52 से 151, तो 152 से 237। तो सर भाग 5 और 6 केंद्र सरकार राज्य सरकार, बात खत्म। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे स्लाइड की ओर। कैसे ही आपको इसी स्थिरता वाले कहानी के साथ अपने दिमाग में सब पार्ट को बैठाना है। सर भाग 5 हो गया संघ सरकार, भाग 6 हो गया राज्य सरकार। और भाग 7 जो था ना, भाग 7 स से 7, स से समाप्त, स से 7वें संविधान संशोधन, स से 7वां 56 द्वारा, अर्थात 7वें संविधान संशोधन 7वां 56 द्वारा। तो 7वें संविधान संशोधन 7/8/56 1956 द्वारा संविधान का जो भाग 7 है निरसित हो गया, समाप्त हो गया है। और इसमें अनुच्छेद है केवल पीछे पड़ते 152 से 237, तो यह 238 जो समाप्त हो गया है, निश्चित हो गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1957 द्वारा भाग 7। ठीक, अब पूरे भारत में आप बताइए, पूरे भारत में सर केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई, भाग 7 हट गया, तो भाग 8 में अब कौन सी सरकार बची। सर पूरे भारत में या तो केंद्र है या राज्य है, तो केंद्र वाला सरकार भाग 5 में बन गया, राज्य वाला सरकार भाग 6 में बन गया, 7 हो गया समाप्त ही। सर भाग 8 का बारी आ गया। सर भाग 8 में क्या होगा, अरे केंद्र सरकार राज्य सरकार का मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी तो है आपके देशों में, तो वहाँ भी कोई शासन में प्रशासन चल रहा होगा। हाँ सर, वहाँ का प्रशासन कौन देखता है, तो केंद्र शासित प्रदेश। तो भैया ये भाग 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश, 239 से 242। अब ये केंद्र का प्रशासन चल गया, राज्य का प्रशासन चल गया, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन चल गया, मतलब कुछ और क्षेत्र भी तो है आपके देश में जहाँ प्रशासन अलग तरीके से ही चलता है सर। जैसे कुछ विशेष अनुसूचित क्षेत्र या कुछ विशेष जनजाति क्षेत्र, जैसे उत्तर भारत की कुछ जनजाति जो अपने हिसाब से कुछ नियम कानून उनके चलते हैं, जाति पंचायत होती है उनकी जो अपने हिसाब से प्रशासन का कार्य चलाती है। यस, तो हाँ भाई कुछ अनुसूचित और कुछ जनजाति क्षेत्र हैं जो अपना प्रशासन खुद चलाती है। तो हाँ सर भाग नहीं, अब इसका भाग छोड़ दीजिए, वो अगला हो गया था कहानी, छोड़ दीजिए। हाँ पहले
मैं बह गया था फीलिंग में, ठीक। हाँ सर, आप केंद्र शासित प्रदेश तक देख लिए, मगर अब और सोचिए आप, पहले व्यापक स्तर पर सोचिए, लास्ट में आएगा। सर हाँ, केंद्र शासित प्रदेश तक हो गया। उसके बाद आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास कौन प्रशासन चलाता है सर? शहरों में। और हमारे आसपास क्या है? वह राज्य सर दो हिस्से में टूटा हुआ है, या तो सर राज्य आपका जो है या तो सर शहरों में टूटा है या गाँव में टूटा है। ये सर शहर, राज्य में दो ही चीज़ें ना, या शहर है गाँव है। तो शहर में सर आपका गाँव है सर, गाँव में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए सर भाग 9 हो जाएगा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, तो भाग 9 हो जाएगा गाँव का प्रशासन पंचायती राज, और सर भाग 9 के ही 9A हो जाएगा शहर का प्रशासन नगरीय निकाय। तो भाग 9 पंचायती राज, भाग 9A नगरीय निकाय। तो भाग 9 पंचायती राज, भाग 9 का A नगरीय निकाय। यस सर। तो 243 देखिए, इसमें पूरा 243 ही है। 243 243 243 243, 243 से O, P से ZG, ठीक। अब आएगा दोस्तों भाग 9 और 9A पटी, अब आएगा वही वाला, जब आपको भैया आप केंद्र का प्रशासन देख लिया, अब राज्य का प्रशासन देख लिया, अब केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन देख लिए, अब शहर गांव का प्रशासन देख लिया, अब शहर का प्रशासन देख लिए, भाग 9A तक आते हुए। अब बचा क्या? अब बचा सबसे दूर सुदूर जंगल में रहने वाले कुछ जनजातियों का प्रशासन, तो उनको खुद अधिकार दिया गया है। तो कुछ अनुसूचित और कुछ जनजाति क्षेत्र है जहाँ प्रशासन वो खुद चलाते हैं, इसलिए हो गया भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 44A। हाँ सर, सही हो गया, हमारा पूरा क्लियर हो गया। भाग 5 में हो गया केंद्र सरकार, भाग 6 में हो गया राज्य सरकार, भाग 7 हो गया समाप्त, भाग 8 हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 हो गया पंचायती राज, भाग 9A हो गया नगरीय निकाय, भाग 10 हो गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये पूरा प्रशासन जुड़ा हुआ चीज़ होगी, ठीक है। मतलब दो यहाँ बड़ी शक्तियाँ हैं, केंद्र और राज्य, तो दोनों के आपसी संबंध होने चाहिए ना। यस, GST आप देखते हैं, स्टेट GST भी लगता है, सेंट्रल GST भी। पेट्रोल पे जो टैक्स है क्या सेंट्रल भी लेती है और स्टेट भी लेता है। हाँ, तो भाई दोनों के बीच आपसी संबंध होना चाहिए कुछ। तो हाँ सर, भाग 10 का भाग आगे 11, मतलब 11 आगे भाग 1 और 1 11, 1 और 1 जब मिलते हैं आपस में संबंध बनाते हैं तब तो 11 बनता है। 1 हो गया केंद्र, 1 हो गया राज्य, तो केंद्र और राज्यों के बीच आपसी संबंध, भाग 11 हो गया संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263। भाग 12 में क्या हमारे तेरे संपत्ति के, तेरी संविदाओं के 12 बज गए। क्या? तेरी संपत्ति के, तेरी संविदाओं के 12 बज गए, तो भाग 12 हो गया तेरी संपत्ति की, तेरी संविदाओं के 12 बज गए। हाँ सर, भाग 12 में हो गया। और सर संपत्ति आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 से निकाल के अनुच्छेद 300A में भी डाल दिया गया, तो भाई संपत्ति किसमें आएगा? 300A वाले में, तो 264 से 300A। हाँ सर, अब भाग 13 में आते हैं। तेरा व्यापार कैसा चल रहा है भाई? तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? तो भाग 13 हो गया कि तेरा व्यापार कैसा चल रहा है भाई, तेरा वाणिज्य कैसा चल रहा है भाई, तो भाग 13 हो गया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो भाग 13 तेरा व्यापार कैसा चल रहा है याद रहेगा। और व्यापार सगुन का काम इसलिए 301 रुपये चालू किए, व्यापार 301 से 307। और भाग 14 आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप बोले नहीं यार देख, मेरे को ना संपत्ति अर्जित करना है ना मेरे को व्यापार करना है, मेरे को तो चाहिए कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में एक ठो नौकरी मिल जाए। भाग 14 आप सबके लिए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो भाग 14 हो गया, मुझे तो एक ठो सेंट्रल गवर्नमेंट का या एक ठो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी मिल जाए, मेरे लिए वही पर्याप्त है। तो भाग 14 वही बोल रहा है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कि मुझे या तो सेंट्रल का या स्टेट का अधीन कोई भी सेवा करने के लिए जॉब मिल जाए। तो ये भाग 14 क्लियर हो गई बातें आपको? यस सर। तो आगे 308 से 323, इसमें आप UPSC स्टेट PSC पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, दोनों स्लाइड आपको हो गए कंप्लीट। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक, चलिए। हाँ सर, भाग 14 तक आप सबके सब जान गए। आइए अब हम आते हैं दोस्तों आपका लास्ट स्लाइड की ओर। लास्ट स्लाइड की ओर हम आते हैं सर। भाग 15 14 से, अब 14 से 14A पे आप आएंगे। तो सर 14 में आपका देखिए UPSC स्टेट PSC रहेगा, तो 14A में कुछ अधिकरण रहेंगे, है ना। हाँ सर, 323 उधर था, तो 323 से 323 तक था, 323A से 323B। ठीक है, क्लियर हो गया। भाग 15 आ जाते हैं सर। भाग 15, तो 15 में क्या है कि मैं 15 वोटों से निर्वाचित हुआ हूँ, तो 15 में हो गया निर्वाचन। इधर अब पूरा अनुच्छेद अभी मत पढ़िए, पहले इसको देख लीजिए। भाग कुछ इसमें फेमस भागों का आज पढ़ लीजिए बस। भाग 10 10 20, भाग 20 में है संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 17 में है राजभाषा, हाँ सर, 343 से 351। ठीक,
तो भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में राजभाषा, 17 प्रकार की भाषा मैं बोलता हूँ, तो भाग 17 में 17 प्रकार की भाषा मैं बोलता हूँ। 43 संख्या हो। आपातकाल जब लग जाए तो उसका बोलेंगे भाग 18। भाग 18 में है आपातकालीन प्रावधान, तो 352 से 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, हाँ सर, तो भाग 18 में है वही आपातकाल। तो 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 20 में संविधान संशोधन। बस इधर यही मेन है। अब जो बच गया क्या, इधर जो बचा 1 2 3 4, तो भाई भाग 19 में क्या है, 19 भाग 19 में 19 प्रकार की किरणें, 19 प्रकार की किरणें, तो 19 में है प्रकीर्ण, खत्म। भाग आपका 21 में है संक्रमणकालीन स्थिति में कुछ विशेष उपबंध, और भाग 20 में है संक्षिप्त नाम वगैरह, तो भाग 22 में, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। तो 21 में संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, भाग 20 में संविधान के संशोधन, भाग 19 में भैया आपका 19 प्रकार की किरणें, भाग आपका 18 में आ गया आपातकालीन प्रावधान, भाग 17 में आ गया 17 प्रकार की भाषा, और भाग आ गया आपका कौन 16 में आ गया कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो भाग 15 में है निर्वाचन, 15 वोट से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, और भाग 14A में है दोस्तों वो अधिकार। बाकी इसके अनुच्छेद हम बाद में पढ़ेंगे। तो 2 स्लाइड तक आपका पूरा रिवीजन हो गया। इधर धीरे धीरे नाम ध्यान कीजिए, उसके बाद आपका आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपका धीरे धीरे आपको सब चीज़ याद हो रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे किस चीज़ के मूल को, महत्व को, है ना भाई। तो चलिए इस तरीके से आप पढ़ते चलिए, हर एक डाउट क्लियर करते चलिए, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर पढ़िए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। कहाँ पे एग्जाम में खेल खेलता है सब आपको मैं टोक के बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खेल खिलाते रहें, मनमस्त रहें एकदम जीवन, है ना। हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खेल खिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।